इवनिंग एवरीवन। चलो दोस्त, आज हमको डिस्कस करना है मॉक टेस्ट पेपर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फॉर मई 2024। देखो, मॉक टेस्ट पेपर का लेवल जनरली थोड़ा इजी रहता है, आरटीपी का लेवल थोड़ा टफ रहता है, पर मॉक टेस्ट पेपर से आपको एक आइडिया मिलता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे, ये पूरा आइडिया आपको मॉक टेस्ट पेपर में मिल जाता है। चलो तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने नंबर के आएंगे सर? 15 मार्क्स। बड़ा एमसीक्यू आएगा, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आएगा, ये तो पक्का शॉर्ट शॉर्ट है। ठीक है, चलो। XYZ इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड गुड्स बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचते हैं। लैपटॉप 15 दिन, स्मार्टफोन 90 दिन, अदर होम अप्लायंसेस कितना? 45 डेज। ठीक है, इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 1 करोड़। जीएसटी फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 18%। आईटीसी इज नॉट ब्लॉक्ड। एक बात याद रखना, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए पे आईटीसी ले लिया तो क्या डेप्रिसिएशन जो मुझे मिलेगा वो किस पे मिलेगा? तो देखो, सुनो ध्यान से। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 1 करोड़। इस पे जीएसटी है 18%, तो टोटल आएगा 1.18 सीआर। अब लॉ ऐसा कहता है कि सर, या तो आईटीसी ले लो या तो डेप्रिसिएशन ले लो। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए पे, किस पे सर? 1 करोड़। 1 करोड़ पे ले लिया आईटीसी, तो मुझे क्या डेप्रिसिएशन में मिल जाएगा? हाँ, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, पर डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा? 1 करोड़। ये 1.18 करोड़ पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है सर। कंपनी इज प्लानिंग टू डीमर्ज। कंपनी क्या कर रही है? अपने एक पार्ट को अलग करना चाह रही है। द डीमर्ज एंटिटी विल बी द सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स। और ट्रेड फेयर में कंपनी ये जानना चाहती है कि उन्हें एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेना है, और कितनी वैलिडिटी का लेना है? 45 डेज का लेना है। ठीक है। कंपनी ने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड्स ट्रांसफर करे जिसकी वैल्यू थी 5 करोड़, और 180 दिन हो गए और पेमेंट नहीं हुआ है। अब समझना ध्यान से, 180 दिन हो गए और पेमेंट नहीं हुआ है तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, पर कुछ कुछ केसेस में ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर फ्री सप्लाई, फ्री सप्लाई का मतलब है कि सर, अगर सप्लाई शेड्यूल नंबर 1 में फॉल करती है तो उस केस में ये 180 दिन वाला पॉइंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 180 दिन वाला पॉइंट नहीं लगेगा। आप उसके छलावे में मत आओ। वो ध्यान रखो, बुलाता है मगर जाने का नहीं, वो आपको सब बता रहा है। 180 डेज। आप आधे बच्चे क्या करेंगे? 180 डेज से आईटीसी को रिवर्सल मारो, इंटरेस्ट दो। अरे मेरे भाई, यहाँ पे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे किस बात का आईटीसी रिवर्सल और किस बात का इंटरेस्ट? तो वो जो 180 डेज है ना, वो कहीं कहीं जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। शेड्यूल 1 में एप्लीकेबल नहीं होता, आरसीएम में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सर, यहाँ पे वाला स्पेसिफिक केस आ गया है। ठीक है। What shall be the time limit to issue invoice? बहुत सिंपल। गुड्स के केस में टाइम लिमिट क्या होती है सर? गुड्स के केस में टाइम लिमिट होती है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। तो गुड्स के केस में टाइम लिमिट है हमारी व्हाट? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। ठीक है। इसके बाद इन रिलेशन टू प्लांट एंड मशीनरी सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। आईटीसी ऑफ 18 लाख कैन बी क्लेम्ड एंड डेप्रिसिएशन शैल बी क्लेम्ड ऑन 1.18 करोड़। सर, ये तो गलत है। आईटीसी तो ले सकते हो आप 18 लाख का, पर फिर डेप्रिसिएशन किस पे लेना पड़ेगा? एक। अब देखो, मैंने पहले से ही सॉल्यूशन डिसाइड करके रखा हुआ है, तो अब मैं ऑप्शन देख रहा हूं कि मेरा ऑप्शन है या नहीं। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि ऑप्शन में क्या आंसर है या नहीं। जनरली बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ना आगे, पहले आपके माइंड में सेट होना चाहिए, फिर उसके बाद आप ऑप्शन को देखो। एमसीक्यू गेम चेंजर है, सब में एमसीक्यू गेम चेंजर है। एमसीक्यू को बहुत हौले हौले धीरे धीरे पढ़ना है, यहाँ पे घुमाने के चांसेस बहुत होते हैं। अब देखो, ये वाला एमसीक्यू क्या शानदार इसने घुमाया।
बच्चा गलत ही करेगा, उसको यही याद रहता है 180 डेज में रिवर्स करना पड़ता है इंटरेस्ट, उसको याद ही नहीं होता कि ये वाले प्रोविजन के कुछ एक्सेप्शन है, आरसीएम इसका एक्सेप्शन है, इसका स्केड्यूल 1 के ट्रांजैक्शन एक्सेप्शन है, इसका फ्री सप्लाईज एक्सेप्शन है। सर डीमर्ज एंटिटी को कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो डीमर्ज एंटिटी विल बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी, दोनों को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। डिस्टिंक्ट तो तब मानेंगे जब उसका अलग से रजिस्ट्रेशन लिया हो। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पीरियड याद है क्या? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पीरियड होता था कितना? 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। और अपील के केस में कितना था? अपील का जब डिस्पोज ऑफ होगा उसके 1 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की वैलिडिटी 90 डेज वैलिडिटी होती है और वैलिडिटी अप्लाइड फॉर विच एवर इज लोअर। भाई इसने कितने के लिए अप्लाई करा है? 45, तो यहाँ पे 45 डेज, यहाँ पे 90 डेज का क्लॉज नहीं लगेगा क्योंकि उसने वैलिडिटी के लिए अप्लाई कितने के लिए करा है? 45 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आधे 10 में से 9 बच्चे पता है क्या करेंगे? ये जान मत करके पहला ऑप्शन आपको छलावे के लिए देंगे, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो बुलाएगा आपको कि पहला वो खुद ही लिख के देगा कि गुजरात चल रिवर्स आईटीसी, आधे बच्चे यही लगाएंगे, पर ये वाला ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑफ 180 डेज इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस, ठीक है। सर ईवे बिल की वैलिडिटी पूछिए, 350 किलोमीटर नॉर्मल कार्गो है तो 200 किलोमीटर के हिसाब से 200 200 350, तो यह 2 दिन की वैलिडिटी हो जाएगी। पूर्वी लिमिटेड का ऑफिस है एक तो महाराष्ट्र में और दूसरा वेयर हाउस है कहाँ? तेलंगाना। तो हमने जीएसटी के हिसाब से पढ़ा हुआ है कि प्लेस ऑफ बिजनेस में सर एक तो वो भी आ जाएगा आपका जहां से आप बिजनेस रन कर रहे हो, और जो वेयर हाउस है उसको भी प्लेस ऑफ बिजनेस में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाएगा मेरा क्या? तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, ठीक है। हो गया। तो हमको इससे क्या सीखने को मिला? कि हमें ये सीखने को मिला कि 6 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे 2 मार्क्स के, 12। उसके बाद एक आएगा 2 मार्क्स का और एक आएगा कितना? 1। एमसीक्यू में 15 में से 15 ही आने चाहिए, एक नंबर भी एमसीक्यू में नहीं कटना चाहिए। एमसीक्यू आर दी गेम चेंजर्स, बस एमसीक्यू को आराम से पढ़ो, आपके 15 में से 15 ही आएंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू आर द गेम चेंजर्स। आप क्या करते हो ना, एमसीक्यू को ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे एक्स को इग्नोर कर रहे हो। बेटा वो नंबर देके जाएगा, वो नंबर देके जाएगा। बीओएस नॉलेज पोर्टल पे आप अपने लॉगिन करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, उसमें से ही एमसीक्यू आएगा। आप लगे हो डिस्क्रिप्टिव में, पूरा इंडिया लगा है हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे, आरसीएम करेंगे, आईटीसी करेंगे। अरे क्या करेगा वो करके? पहले एमसीक्यू तो सुधार। हर टॉपिक में जब 30 नंबर के एमसीक्यू जब इंस्टीट्यूट पास करना चाहता है, आधे बच्चे तो इतने महान एमसीक्यू को छुएंगे ही नहीं, जो होगा उस टाइम देखेंगे। अरे भाई करते रहना डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस। डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, आप जितनी भी कोशिश कर लो। जो पहला क्वेश्चन आता है ना जीएसटी का, वो 10 में से 8 बच्चे गलती करते हैं, नो मैटर उनका जीएसटी कितना भी स्ट्रांग। उसमें एक आधी पॉइंट ऐसा फंसता है कि बच्चे लेवल पे वो गलत हो जाता है, पर एमसीक्यू में गलत होगा ही नहीं, सही तो सही गलत तो गलत। तो प्लीज फोकस ऑन एमसीक्यू। और ये फोकट के नंबर हैं आपके 15 में से 15। डीटी में भी फोकट के नंबर है, आईडीटी में भी फोकट के नंबर है। अगर मेरे 30 में से 27 नंबर भी एमसीक्यू में आ गए तो फिर बचे तो 23 नंबर तो आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो। ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इसमें भी एमसीक्यू ही गेम चेंज करेंगे। थ्योरी में नंबर काटेगा, एमसीक्यू में नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। चलो सर, विष्णु प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर हैज फर्निश्ड फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन तो 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, गजब। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 10। कोई दिक्कत नहीं है, अपन सब चैंपियन है, 10 का 20 का भी कर लेंगे। इंट्रा-स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 1 लाख received as advance in January for invoice for the entire value is issued on 15th February। सर गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स नहीं लगता। गुड्स के केस में डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्ली, पर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है
तो फिर उस केस में आपका एडवांस पे भी टैक्स लग जाएगा। सर ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम तो है ही नहीं, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो राजा मेरे इंट्रा स्टेट सप्लाई है ना, तो इनवॉइस कब इशू हुआ? 15 फरवरी, तो 15 फरवरी के दिन टैक्स लग जाएगा। सर क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर रेट कितना दिया हुआ है? तो रेट दिया हुआ है हमको 9%। तो अपन इसको रफ में सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो मुझे आप बताते जा रहे होगा कितना क्या है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 का बता दो यार फटाफट से। 4 लाख का है ना, 9% कितना आ रहा है? 4 लाख का 9% 36,000, ठीक है। ये मैं रफ प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। 36,000 और 36,000, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है सर, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, जब रीजन भी लिख के आओगे, रीजन में सिर्फ इतना लिखाओगे कि टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ गुड्स is date of invoice or due date of invoice, whichever is earlier. Payment date is not relevant in case of time of supply of goods. ये लिख दिया रीजन। बहुत बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम में आप पता है क्या करोगे, मतलब यही करना है आपको, डब्बा आप साथ में बना देना। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे तो बच्चे, वो बोलते हुए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पहले करो, आईटीसी बाद में करो। अरे वो बाद में सब भूल जाते हैं, डब्बा पहले ही बनाओ। एक पेज पूरा खाली छोड़ दो, किसके लिए? आउटपुट लायबिलिटी। दूसरे पेज में क्या बनाओ? आईटीसी। और फिर एक और बना दो, क्या? मिनिमम टैक्स पेबल, वो तो आखिरी में बनाएंगे। सर आईटीसी में भी लिखो ना आप सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। बस यही करना है आपको बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। अब बताओ, पहले ट्रांजैक्शन है जो आईटीसी का, सेकंड वाला ट्रांजैक्शन, इसमें क्या आईटीसी मिलेगा? सर कंपोजिशन से कुछ भी खरीदा तो ना आईटीसी आगे जाएगा और ना ही आईटीसी मिलेगा। तो बस यहाँ पे रीजन लिख दोगे कि क्योंकि कंपोजिशन से खरीदा आईटीसी नहीं आएगा। किसी बच्चे ने अगर ऐसी होशियारी दिखाई कि पहले मैं आउटपुट निकालूंगा और फिर आईटीसी, तो माता रानी पाप लगाएगी। और अगर आपके 60 आने होंगे तो 59 आएंगे, और 40 आने होंगे तो 39 आएंगे, ठीक है। तो प्लीज आउटपुट आईटीसी साथ साथ में करते जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया हो गया। कितना तो सिंपल क्वेश्चन है सर, इतना कोई बड़ा है ही नहीं। सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ऐसा कोई एग्जम्पशन ध्यान आ रहा है क्या कि सर अगर कोई भी लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज होती है और सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, तो वो जीएसटी से क्या होता है? एग्जेप्ट। अगर आप ऐसा सोचते तो आप गलत हैं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे है क्या? रिपेयरिंग। यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। आपको पूरा लॉ एज इट इज याद है, आपको ये भी याद है कि सर लेबर कॉन्ट्रैक्ट में आपने सिखाया था कि अगर साहिल सर का इंडिविजुअल घर बन रहा है और गोकुल धाम की सोसाइटी नहीं बन रही है तो उसमें एग्जम्पशन है, पर ओरिजिनल वर्क का एग्जम्पशन है। मैंने वहां पे भी बताया था कि रिपेयर का एग्जम्पशन नहीं है। पर सर क्या करें ना, एग्जाम में इतना थोड़ी झलकता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इधर वर्ड क्या है? रिपेयर, इसका मतलब है जीएसटी लगेगा। और अगर एग्जाम में ये कट गया तो फिर इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, ठीक है। जीएसटी का पेपर बहुत सिंपल आता है। आप इतना घबराते हो अमेंडमेंट से, इससे घबराओ इससे कि ये चल रहा है या नहीं। ये चलेगा तो पास, ये नहीं चलेगा तो फेल, ये चलाओ बस, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो कौन सा ट्रांजेक्शन है बेटा? इंट्रा। तो 1 लाख पे हम लगा देंगे क्या? सीजीएसटी और एसजीएसटी 9,000 और 9,000। अभी मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं, पर आपको वहां पे रीजन बताना पड़ेगा कि रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट। मेंबरशिप ऑफ क्लब, सर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सेक्शन 17(5) में, मेंबरशिप ऑफ क्लब इज ब्लॉक्ड। तो अब यहीं पे लिखो, इंतजार नहीं करना है। सर ये हमारी इतनी जगह छूटेगी, छूटने दो ना, क्या दिक्कत है? देश नहीं बचाना हमको, अटेम्प्ट बचाना है। पेपर जाने दो, अभी अपने को अटेम्प्ट बचाना है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, मेंबरशिप। इस पे आईटीसी क्या है? लॉ। एक एक लाइन के नंबर है, ठीक है। घबराना मत, 10 में से 4-5 चीजें तो सही करेंगे ना, आगे 5 नंबर। मेरे को समझ नहीं आता है, लोग बोलते हैं ये टफ है, ये टफ है। कुछ टफ नहीं है भाई,
ये सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मेंबरशिप ऑफ क्लब। फिर जीटीए, सर जीटीए के पास दो ऑप्शन होते हैं, 12% वाला, 5%। 12% और 5% के दो ऑप्शन होते हैं, एक बार पूरा सुन लो। तो 12% और 5% का ऑप्शन होता है ठीक, सबका ध्यान इधर होना चाहिए क्योंकि मैं जीटीए आपको रिवाइज भी करा रहा हूं। जीटीए के पास दो ऑप्शन, एक है 12% वाला और एक है 5% वाला। 12% वाले ऑप्शन में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, 5% वाले में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और 5% वाले मैकेनिज्म में जीटीए को आईटीसी नहीं मिलेगा, सामने वाली पार्टी को आईटीसी मिलेगा। किसको आईटीसी नहीं मिलेगा? जीटीए। पर अगर जीटीए चाहे तो 5% वाला ऑप्शन ले सकता है और खुद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर सकता है। कौन चाहे? जीटीए चाहे, पर जीटीए को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम 5% ले रहे हैं और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेंगे। अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव, जीएसटी रजिस्टर्ड बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप या सीटीपी। एग्जाम इसको आप याद रख सकते हो, प्रियंका चोपड़ा का बॉडीगार्ड सीएसएफ से आया, ठीक है। तो P स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, कैजुअल, टैक्सेबल पर्सन। अगर ये स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट है तो इनको भगवान भी नहीं बचा सकता। इस केस में हमेशा क्या लगाना है? आरसी। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है पर वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट को सर्विसेज दे रहा है तो इस स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरी कहानी होती है किसकी? जीटीए की। सर यहाँ पे तो इतना कुछ घुमाया ही नहीं, हमने तो कितना पढ़ा, इन्होंने तो बेचारों गरीबों ने कितना सिंपल ट्रांजेक्शन दिया कि जीटीए ने कौन सा है 12% का ऑप्शन करा और 12% पे क्या है भैया? इंटरस्टेट। क्या सर आईटीसी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो 2 लाख का कितना परसेंट? 12%। करो यार, अब पहले डब्बे में लिखे या दूसरे डब्बे में? है ना, दूसरे वाले डब्बे में आप लिख दो क्योंकि मैं अवेल कर रहा हूं, मैं दे थोड़ी रहा हूं। तो बताओ यार कितना आ रहा है? 2 लाख का 24,000। ये लिख दो आप आईटीसी में कितना? 24। देख रहे हो आप, साथ साथ में मैं करते जा रहा हूँ। बच्चे क्या करेंगे? पहले आउटपुट डालेंगे फिर आइट, नहीं करना, ये साथ साथ में करते जाओ। ट्रांजेक्शन आए उसको पकड़ो, गोली मारो, फिर दूसरा है ट्रांजेक्शन, पकड़ो और गोली मारो। बेटा ट्रांजेक्शन को खाली मत छोड़ना वरना वो तुम्हें खाली छोड़ देगा। वो जनरली क्या बचपन में गेम होता है ना, तो दुश्मन आता है तो दुश्मन को मारते जाते हैं, और अगर दुश्मन कभी साइड में भी है तो अगर सामने आ गया तो मारते जाओ, उसको वेट मत करो क्योंकि अगर तुमने दुश्मन को मौका दिया तो बेटा वो पलटवार करेगा, ठीक है। तो साथ साथ में ही करते जाओ, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये वाला भी हो गया। फिर 6 वाला, इंटर स्टेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। हमने पढ़ा था कि सर स्पोर्ट्स एग्जेम्प्ट होता है पर स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्प्ट होता है और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर बाय इंडिविजुअल एग्जेम्प्ट। ये चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, ये तो कौन है भैया? इसका नाम क्या है? इंडिविजुअल कंपनी है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट तो नहीं है। मतलब क्या टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा। तो 10,000 पे इंटर स्टेट है ना, तो इंटर स्टेट 18% तो लगाओ ना यार। ट्रांजेक्शन नंबर 6 1,800, ठीक है। कोई नहीं बताएगा आपको ये पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ही आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में बैठ के कैसे सॉल्व करते हैं। मैं चाहूं तो इसका ऑडिट भी करा सकता हूँ कि देखो इंटरसेट है, ये यहाँ पे ऐसा है, ये यहाँ पे ऐसा है, आईटीसी है ऐसा है, ऐसा ऐसा है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सर इंटरस्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज, स्कूल के केस में टीसीएस इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, पर सिक्योरिटी विद इन द प्रीमाइसेस होनी चाहिए। और यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है ना, ये सब बारीक बारीक पॉइंट मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस करवाए थे कि बेटा ये सब बारीक बारीक पॉइंट एग्जाम में आते हैं, तो ये बारीक पॉइंट है। आउटसाइड अगर केटरिंग होता ना तो कोई दिक्कत नहीं है,
केटरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ किस में दिक्कत है? सिक्योरिटी। केटरिंग अगर आउटसाइड होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यार इंटर स्टेट सिक्योरिटी हमने दिया है, तो क्या जीएसटी लगेगा? लगेगा। किस पे लगेगा? 15,000 पे लगेगा। बोलो माता रानी की जय। तो सर ये ट्रांजैक्शन नंबर 7। हाँ हाँ जी, कितना आ रहा है बेटा? 27। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। सर इनपुट टू बी रिसीव्ड इन 4 लॉट, आउट ऑफ इट सेकंड लॉट वाज रिसीव्ड। सर हमने पढ़ा था आईटीसी की एक कंडीशन कि जब तक आपको सारे लॉट नहीं मिल जाते, जब तक आपको लास्ट लॉट नहीं मिल जाता, तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बोलो माता रानी की जय। तो इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 8th वाले ट्रांजेक्शन में इधर वाले डब्बे में साथ साथ में ही करते जाओगे कि यहाँ पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, और नीचे क्या लिखोगे? डीजल। ठीक है, आई क्या बात समझ में? और सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट दिया हुआ है। ठीक है सर, अब देखो क्या लिखा है, कंप्यूट द। अब एक काम करो ना, जोड़ दो, इनको जोड़ दो। फिर ठीक है, इतनी बात क्लियर है सर? ओ सर हाँ, आईटीसी कितना है? 24,000। और कोई आरसीएम का तो केस है ही नहीं। अब सुनो, मैं पेमेंट कर दूं क्या? तो नेट पेमेंट। अब नेट पेमेंट में सर आप पता है क्या लिखो? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। यहाँ पे लिखो आउटपुट। सर आउटपुट कितना कितना था हमारा? 45, 45 और 4500। ओके सर, आईटीसी में ओपनिंग भी है ऐसा बालिका कह रही है। ओ हो बालिका, आपने सही कहा कि आईटीसी में ओपनिंग आईटीसी भी है 57,000 और 50,000। तो सर इसको भी ऐड करो ना। देखा, ये नजरों का धोखा है, ये नजरों का धोखा है। हम यहाँ पे देखना ही भूल गए। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी रहता है। ठीक है, तो जल्दी नहीं करनी। अब जैसे मुझे भी फोन आया तो मेरे को लग रहा है जल्दी करनी है। ये दिक्कत एग्जाम में भी होती है, हमारे साथ होती है कि यार 3 घंटे 3 घंटे, तो ये देखो अब जल्दी जल्दी में मिस हो गए। अगर अब मैं एग्जाम में मिस करता तो दिक्कत पता है क्या होती? आईटीसी गलत, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के आपके 3 नंबर मिलते, आईटीसी के आपको 2 मिलते, जबकि आपको 10 में से 10 मिल सकते थे। ठीक है, तो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईटीसी है 57। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये नालायक पता है क्या करते हैं? सीजीएसटी एसजीएसटी आई, अभी तो इन्होंने सिंपल दिया, एग्जाम में ऐसे नहीं देंगे इधर उधर। और बच्चे को तो सी और एस हमेशा साथ रहता है, उसको लगता है भाई बहन अलग कहां से हो गए, तो वो देखता ही नहीं इधर क्या लिखा है। तो ये प्लीज ध्यान से देखना, सी एस और आई। सी का 57 और आई का 50, तो सी का 57 है और आई का 50 ना। अरे यार, तो ओपनिंग आईटी से तो पहले लिखनी थी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात। ओपनिंग आईटी से कितना है? सी का 57 और इसका, तो ये आ गया 57,000 और ये आ गया 74,000। अब सर बहुत पैसा पड़ा यार, तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले लेस कर देते हैं आईटीसी ऑफ आईजीएसटी 4500। आईजीएसटी का पेमेंट 4500 ही करना है ना, तो 4500 लेस कर दो। और मुझे बताओ यार कितना क्या बच रहा है? 69। तो सबसे पहले ये हो गया 0। अब सर मुझे एक बात बताओ कि आपका बैलेंस कितना बचा है? तो बैलेंस इन आईजीएसटी, तो बैलेंस आईजीएसटी बचा है 74,000 माइनस 4500, दैट इज व्हाट 69,500। उन्होंने बोला है कि हमको तो मिनिमम कैश पे करना है। अब यहाँ पे लगता है सीए साहब का दिमाग, और वो 69,500 अगर बच्चा पता है क्या करके आएगा? बच्चा बोलेगा मैं कहाँ यूज करूंगा? सी में, या कहाँ? एस, या तो मैं आधा आधा बांटूंगा। अरे ओ मेरे राजा, मेरे पास आईटीसी किसका पड़ा हुआ है? सी का तो पड़ा है ना, तो एस का नहीं है ना, तो लगाओ ना बुद्धि, तो लगाओ बुद्धि। इसका मतलब है कहाँ यूज करके आओ इसको?
इसी को बोलते हैं सीएस आपका दिमाग, कि अपने को यहां यूज करना है ना, क्योंकि उसने बोला मिनिमम पे करो, तो क्लाइंट का नुकसान थोड़ी करेंगे। ऑल्दो आईजीएसटी सी और एस दोनों में पे कर सकते हैं, पर आप कहां पे करके आओगे, एस। ठीक है सर, अभी यूज करने के बाद 45,000 यूज करने के बाद कितना बचा है, कोई दिक्कत नहीं, 24,500 यहाँ पे यूज करो, ये कितना आ गया 24,500। अभी भी कितना बचा है अपने पास, 57,000 तो बचा है, तो इसको भी यूज कर दो, तो हमारा बैलेंस सीजीएसटी में पता है कितना बढ़ जाएगा, 57,000 माइनस कितना, क्या बच रहा है 45,000 में से, अच्छा ये 24,500 तो कितना आ रहा है 20,500, और ये 20,500 आप इसको सीजीएसटी से यूज कर लोगे, तो 20,500 और आपने यूज कर दिया किसका, सीजीएसटी का, तो नेट पेमेंट आ गया आपके पास 0। ठीक है, और हमारे पास बचेगा कितना 36,500। ठीक है, क्या बोलो, बात क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। तो सर इसका आंसर आपको क्लियर हुआ क्या, मस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम के एक दिन पहले इसको जरूर देख के जाना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, तो 10 मार्क्स में ये एमटीपी का क्वेश्चन आप जरूर जरूर देख के जाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर सेकंड क्वेश्चन बच्चों जैसा दे दिया वैल्यूएशन का, तो याद है कि आपको इडियट्स, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं वैल्यूएशन। सर इडियट्स सेक्शन नंबर 15 वैल्यूएशन, इडियट्स में आई स्टैंड्स फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, उसको ऐड करो। सर डिस्काउंट में दो बातें, नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तो माइनस करो, अगर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तो माइनस नहीं करेंगे, पर माइनस कर देंगे अगर रेसिपिएंट आईटीसी रिवर्स कर दे और एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी जब मिला, जितना मिला उसको कम जीएसटी मानो। फिर इडियट्स में ओ स्टैंड्स फॉर अदर एक्सपेंसेस। सर टी स्टैंड्स फॉर टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस। एस स्टैंड्स फॉर सब्सिडी। सब्सिडी में दो बातें, अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, पर यूनिट बेसिस दी है, तो उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दी है, पर अगर पर यूनिट बेसिस नहीं है, तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर सब्सिडी एनजीओ ने दी है, सीजी एसजी को हटा के किसी और थर्ड पार्टी ने दी है, और पर यूनिट बेसिस है, तो ही जाके उसको ऐड करेंगे, और अगर पर यूनिट बेसिस नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन आरटीपी में भी है, तो आप सबसे पहले वो आरटीपी वाला वीडियो जरूर जरूर देखें। ठीक है, बात क्लियर है क्या आपको? तो सर पूरा अपने को रिवाइज ही हो गया। और एक और चीज है कि सप्लायर की लाइबिलिटी है, पर रेसिपिएंट ने खर्चा करा है, तो उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ेंगे। लाइबिलिटी सप्लायर की है, पर खर्चा किसने करा है, रेसिपिएंट। और अगर लाइबिलिटी ही रेसिपिएंट की है, तो फिर कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई रिवाइज मॉड्यूल में देख लेना। और एक और छोटा सा पॉइंट है, टीडीएस टीसीएस कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ता नहीं है, मॉड्यूल में देख लेना। एक भी पॉइंट छोड़ा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि सर 5 मिनट में रिवाइज हुआ या नहीं। चल, मृदुल ट्रेडर्स 10,000, 500 500, टोटल कितना हो गया 11,000, 30,000, 2,000, 32,000, और डिस्काउंट माइनस कर दो कितना, तो ये आ गया हमारा कितना बेटा 11, और ये आ गया कितना 31। अब इन्होंने ये तो बताया नहीं है कि सीजीएसटी एसजीएसटी, एक बार देखते हैं। गुलाटी मुंबई में, और मृदुल ट्रेडर्स और कालू मोटर्स लिमिटेड इन अहमदाबाद, तो ये महाराष्ट्र, और ये मृदुल ट्रेडर्स कहां पे है सर, गुजरात। तो यहाँ पे तो लग जाएगा मेरा आईजीएसटी, और यहाँ पे लग जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, कभी कभार ये लोग घुमा देते हैं, इसका इधर लिखते हैं और इसका इधर लिखते हैं, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो सर ये 11,000 और 31,000,
तो इधर तो लगा दोगे आप IGST, रेट कितना IGST का 18%, और 31,000 पे क्या लगा दोगे CGST और SGST 9% और 9%। ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने की उम्मीद मत करना, ठीक है, इसलिए मैं LDR भी इसको नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने LDR करा है वही ध्यान रखना। सर वेरियस सर्विसेज टू गवर्नमेंट, बताओ ये एग्जाम्प्ट है या नहीं। सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनलीनेस, हमने देखा था कि अगर कोई भी हम सर्विसेज सप्लाई करते हैं और अगर प्योर सर्विसेज है, 100% सर्विसेज है, तो एग्जाम्प्ट। इनफैक्ट एक और चीज है कि अगर गुड्स एटलीस्ट कितना है तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ये तो 100% सर्विसेज से कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमने देखा था सर फेयर प्राइस शॉप में जो भी राशन वाशन बेचने के बाद जो कमीशन आता है उसके ऊपर भी GST इज एग्जेम्प्ट। बोलो ध्यान है क्या वो चीजें। सर इसके बाद सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ, ये पता नहीं ये वाले क्वेश्चन से इंस्टीट्यूट को प्यार है, मतलब वो ऐसा कहते हैं ना कि भूल नहीं पा रहे हैं, प्यार होता है तो भूल ही नहीं पाते हैं, तो ये क्वेश्चन से इंस्टीट्यूट को ये वाला थर्ड वाला स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट का प्यार है। हर बार यही क्वेश्चन पूछा है और हर बार यही लिखा हुआ है कि कितना है 35%। तो सर एक बात बताओ ना यार, अगर गुड्स 35% है तो वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद सर ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 75% खर्चा गवर्नमेंट ने करा है तो एग्जेम्प्ट, पर यहाँ पे 70% है तो राजा मेरे क्या हो जाएगा टैक्सेबल। बस यहाँ पे यही बताना है टैक्सेबल और नॉट। सर प्रेजेंटेशन कैसे होगा, पर्टिकुलर, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और रिमार्क्स, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या। इसके बाद शुभ डायरेक्टर है, रेम्यूनरेशन 1/25 का, तो डायरेक्टर पे दो बातें रहती है, अगर वो शेड्यूल 3 में कवर्ड है तो वो वहीं से आउट हो गया। डायरेक्टर में क्या क्या है सर, अगर उसको सैलरी मिल रही है तो नो GST, अगर वो प्रोफेशनल फीस उसको मिल रही है तो उसके उस पर कंपनी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देना पड़ेगा। और अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में, अमेंडमेंट वीडियो जरूर देखो यूट्यूब पे, तो अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी सर्विसेज दे रहा है उसके ऊपर कोई रिवर्स चार्ज नहीं है, उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। सर 192 में TDS कटता है तो सैलरी का है, 194J में कटता है तो सर वो प्रोफेशनल फीस का है। बहुत बढ़िया सर। पहला मिस्टर शुभ इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉट एन एम्प्लॉई। नॉट एन एम्प्लॉई मतलब 194J में कटेगा और GST भी लगेगा और पे कौन करेगा, कंपनी। किसमें, RC। दूसरा सर डायरेक्टर है, 1,25,000 में से 60,000 सैलरी है तो 60,000 पे तो कोई GST की बात नहीं होगी, क्योंकि शेड्यूल नंबर 3 में सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। शेड्यूल नंबर 3 पैरा नंबर 1। सर ये पैरा वैरा याद करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस शेड्यूल 3 आपको ध्यान रहना चाहिए। तो 1/25 में तो 60 गए, बाकी बचा 65, जिसपे 194J में कटा है तो 65,000 पे कंपनी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स दे देगी। बोलो माता रानी की जय। सर ओम साईं बिल्डर्स, लगता है साईं बाबा नाराज हो गए, एक्सक्लूसिवली इंगेज इन इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ बिल्डिंग ब्रिक। सर फटाफट से याद करेंगे, अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो लिमिट रहती है 40 लाख। इंट्रा स्टेट सप्लाई अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और वो 6 AP, UK, फिर मेघालय, तो AP, UK, मेघालय, पुडुचेरी, तेलंगाना और सिक्किम, ये 10 को हटा दें। MMNT में 10 लाख की लिमिट, ये 6 में 20 लाख की लिमिट, और अदर स्टेट्स में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूं तो लिमिट है 40 लाख। पर उसमें कुछ कुछ पापी गुड्स हैं। कौन कौन से पापी हैं सर, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, सर बिल्डिंग ब्रिक्स। आप इसको कैसे ध्यान रखोगे, तो सर इसको ध्यान रखने की अभी हमने एक नई ट्रिक निकाली कि फॉर एग्जाम्पल एक राम नाम का लड़का है, राम नाम के लड़के ने टबैको खाया। अब टबैको खाने के बाद उसने सोचा कि मुंह में से स्वाद नहीं आना चाहिए, तो पहले उसने टबैको और पान मसाला खाया। अब मुंह में से स्वाद नहीं आना चाहिए तो उसने सोचा आइसक्रीम ले लो, पर बाप तो बाप होता है, पापा को मालूम पड़ गया कि ये कुछ तो करके आया है, तो पापा ने पहले फ्लाई एश ब्रिक्स उसको मारी, पर फ्लाई एश ब्रिक्स से उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वो तो हल्की थी। उसने बोला पापा चिल, पापा चिल, कुछ हुआ ही नहीं। फिर पापा ने उसको एक सिलिशियस अर्थ
मारी, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर पापा गए टेरेस पे और रूफिंग टाइल्स उठा के आए और फिर रूफिंग टाइल्स तो उसको धोना शुरू करा। तो सर यहाँ पे 40 लाख की लिमिट नहीं है। टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, फ्लाई ऐश ब्रिक, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स, यहाँ पे 40 लाख की लिमिट नहीं है, यहाँ पे 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। तो भैया साहब को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या? हाँ सर, ओम साई बिल्डर्स को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हुकुम ऑफ हिमाचल प्रदेश और टर्नओवर कितना है? 32। यहां तक तो देख के लग रहा है कि अगर इंट्रा स्टेट है तो 40 लाख की लिमिट है। पर नागालैंड में टर्नओवर है 11 लाख, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख की लिमिट है। तो भैया आपका तो टोटल हो गया 43। अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नागालैंड से भी कराओ, हिमाचल प्रदेश से भी कराओ, क्योंकि जहां जहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां वहां से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का सिंपल क्वेश्चन कि कंपोजिशन वालों को कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं। ये पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है। कंपोजिशन वाले को दो चीजें मेंटेन नहीं करनी, एक स्टॉक और एक टैक्स की डिटेल। ठीक है, लॉजिकल है। उसको आईटीसी भी नहीं लेना और आईटीसी पास ऑन भी नहीं करना, तो ना वो स्टॉक की डिटेल मेंटेन करेगा, कितना स्टॉक आया, कितना इनपुट, कितना परचेज, कितना डिस्ट्रॉय हुआ, कितना क्लोजिंग बचा है, और ना ही टैक्स की डिटेल, क्या ओपनिंग, कितना टैक्स पे करना है, क्या क्लोजिंग, कितना आईटीसी, कुछ डिटेल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो थ्योरी क्वेश्चन में याद रखना, अभी नया नया चैप्टर ऐड हुआ है, तो थ्योरी क्वेश्चन में दिस इज व्हाट एलडीआर। जो मैं बोल रहा हूं एलडीआर, उनको एलडीआर ध्यान से रखना, ठीक है सर। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर स्पोर्टिंग इवेंट। एक बार सब इधर ध्यान देंगे। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? इस बार पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में अगर B2B है तो ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर B2C है मतलब सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। पर अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। यहां पे यही लगेगा B2B में ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, फिर इवेंट नरक में होवे स्वर्ग में होवे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज याद रखना, इवेंट मैनेजमेंट के केस में अगर एक से ज्यादा स्टेट्स में हो रहा है, इफ इवेंट इज हैपनिंग इन मोर देन 1 स्टेट्स, तो इस केस में पता है आपको प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। सर प्रपोर्शनेट कैसे करेंगे? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो वैल्यू, उसके हिसाब से प्रपोर्शनेट करो। पर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपको रूल्स की सहायता लेनी पड़ेगी, और रूल्स में पता है क्या लिखा है? फॉलो गैप। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये बात लिखी हुई है रूल्स में कि आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? आपको गैप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बस एग्जाम में एमटीपी में ये नहीं पूछा, एमटीपी में क्या पूछा? ये पूछा, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो अनइंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अनइंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है वो अनइंपॉर्टेंट है। तुम लगाओगे आईटीसी में दिमाग, वो टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन पूछेगा। तुम लगाओगे एग्जामिशन में दिमाग, वो फिर एक नया चैप्टर लेके आएगा रिटर्न्स, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। बेटा इंस्टीट्यूट को सब मालूम है, तुम क्या छोड़ते हो? उन्हें मालूम है कि ये बच्चा ये टीडीएस टीसीएस छोड़ के जाएगा, उन्हें ये भी मालूम है कि अकाउंट्स रिकॉर्ड्स छोड़ी है तो बच्चा क्या ही याद करेगा। वो अकाउंट्स रिकॉर्ड्स पहली फुर्सत में बोलेगा छोड़ो यार अकाउंट्स रिकॉर्ड्स। भाई जो अनइंपॉर्टेंट है वही क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज कुछ भी चीजें छोड़ के मत जाओ। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्टिंग इवेंट विच इज हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो हर स्टेट्स में बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू है उसके हिसाब से आपको जीएसटी बांटना पड़ेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपको गैप को फॉलो करना पड़ेगा। सर फिर ये शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडरी कंपनी, दिस इज ऑल्सो एलडीआर। हमने अमेंडमेंट वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको फटाफट से एक बार देखना, क्योंकि अमेंडमेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है, दिस इज नॉट अ सर्विसेज,
क्योंकि मनी एंड सिक्योरिटीज आर ऑलवेज आउट ऑफ जीएसटी। तो सर यहाँ पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। आखिरी क्वेश्चन, हाउ अ रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड। जनरली रिटर्न रिवाइज नहीं होता है, रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में होता है, जीएसटी में नहीं होता है। रिटर्न को आप अमेंड कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी गलती कर दी जीएसटीआर 1 और 3B में, तो आप अगले महीने में उसको अमेंड कर सकते हो। सर अब आप अमेंड करोगे तो आपके ऊपर सेक्शन 50 का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो एक अमेंडमेंट टेबल होता है, वो अमेंडमेंट टेबल में आपको चीजें डालनी पड़ती है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मार्च का कोई ट्रांजैक्शन है वो मिस हो गया, अब मैं अप्रैल में जब रिटर्न फाइल करूंगा तो अप्रैल में एक टेबल होता है जिसका नाम है अमेंडमेंट टेबल। उस अमेंडमेंट टेबल में मुझे मार्च की डिटेल डालनी पड़ेगी। सर क्या इसकी कोई लास्ट डेट होती है? हाँ, तो इसकी लास्ट डेट होती है डेट इज 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इसी के साथ हमारा एमटीपी का डिस्कशन खत्म होता है। फटाफट से चैनल को फॉलो करो। सर चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है जीएसटी गुरु, तो फटाफट से चैनल को फॉलो करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।